नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कश्मीरी और आप देख रहे हैं मंथन चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बड़ा इन टॉपिक है। आज की डेट में बहुत तरह की मार्केटिंग होती है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग या जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, वो आज की डेट में बहुत इन सब्जेक्ट है। लोगों को इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता है, कुछ चीजें नहीं पता है, कुछ मार्केट में बबल्स बने हुए हैं। एक्चुअल में क्या है हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो हमने सोचा क्यों ना इस लाइन में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो पिछले कुछ एक सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जब डिजिटल मार्केटिंग लोगों को पता भी नहीं होता था, उन्होंने तब इस फील्ड में एंट्री ली। दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज अभिनव राज कौंडल जी से, जो एमएलसीएस के फाउंडर हैं और प्रमोटर हैं और काफ़ी सालों से वो डिजिटल मार्केटिंग और इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आइए जाने उनके बारे में। और सबसे पहले आपको दिखा दें, ये मग्स बहुत सुंदर इन्होंने बना रखे हैं जिसमें हमें कॉफी ऑफर हुई है, तो हम कॉफी भी एंजॉय करेंगे उनसे बात। वेलकम सर। नमस्कार सर, आपको भी और सभी दर्शकों को। तो शुरू कीजिए सर। इनसे ही सर हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं कर रहे। अच्छा सर, एक सिंपल सी बात बताओ, एक कॉमन आदमी के लिए डिजिटल मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग में क्या फर्क है? क्योंकि आदमी तो ये समझता है जो डिजिटली आ गया, चाहे वो न्यूज़पेपर में आ गया, चाहे वो कहीं पे भी आ गया, वो डिजिटल हो गया और वो मार्केटिंग हो गई। तो आप बेसिक समझाओ एक लेमैन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है? देखिए सर, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी फील्ड है और डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके टूल की तरह है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है या प्रिंट मीडिया आप कह रहे हो, तो वो डिफरेंट आ जाता है। डिजिटल में जो जो डिजिटल चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जो आजकल सभी चल रहा है, सोशल मीडिया हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, पेड एड्स हो गया, वो सारा कुछ हो गया। ओके, तो ये सारा कवर अप हो जाता है। तो बेसिकली टूल्स हैं ये मार्केटिंग के। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बन जाते हैं। राइट। अच्छा सर, आजकल क्या है कि बच्चों के दिमाग में यह है कि मेरे पास एक अच्छा मोबाइल सेट और एक घर में लैपटॉप और साथ में इंटरनेट कनेक्शन आ जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसके साथ सारी चीजें हो भी रही हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आप इस फील्ड में, पहले तो थोड़ा सा अपना बताइए कि आप इस फील्ड में आए कैसे? क्योंकि जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में थे, तो टेलीकॉम से सर सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग तरफ आने का ये सफर कैसे हुआ? मेरा सर 2009 में मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था और उसके बाद एक मैं और मेरी वाइफ ने एक आइडिया सोचा कि चलो हम थोड़ा सा बिजनेस की फील्ड में जाते हैं। मेरे जो फादर साहब हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली। तो बिजनेस से कोई डायरेक्ट लिंक हमारा था नहीं, बट हमें लगा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हमने 2010 में मई 13th 2010 को हमने ये कंपनी शुरू की विद द नेम ऑफ अमेलियोरेट कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और अमेल्सियस जो है वो एक ब्रांड नेम की तरह हमने यूज किया, जो अमेलियोरेट अमेलियोरेट का शॉर्ट फॉर्म है एंड CS स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस। हमने जिस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू की थी बेसिकली वो ये था कि विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द कॉर्पोरेट्स। तो हमने कुछ एक टाइप्स किए प्रिंटिंग वालों के साथ, कुछ बिजनेस वीजा वालों के साथ किए, बट धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि वो टाइप्स उस स्टेज पे उस टाइम पे उतना वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी और वो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो अगर विजिटिंग कार्ड का कोई हमने प्रोजेक्ट उठाया तो वो डिलीवरी देने में टाइम जा रहा था। तो हमें लगा नहीं यार, जो हम इन हाउस कर सकते हैं हम उसी पे फोकस करेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को कट डाउन करके 2 चीज़ों पे फोकस शुरू कर दिया। एक आईटी पे, जहाँ पे मेनली उस टाइम हम करते थे वेबसाइट्स डेवलपमेंट का, ग्राफिक्स हो गया प्लस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा हमारा था एचआर सॉल्यूशन, जिसमें मेनली हम रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस का करते थे। कंपनीज के साथ टाई अप था और हम लोग रिक्रूटमेंट्स करते थे। और चंडीगढ़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 2-3 साल बाद हम लोग जीरकपुर शिफ्ट हो गए और यहाँ पे फिर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आके थोड़े टाइम के लिए हमने एचआर सॉल्यूशंस को होल्ड पे डाल दिया। आईटी का हमारा थ्रू आउट चलता रहा। क्लाइंटेज हमें लोकल भी मिला, ग्लोबल भी मिला और टचवुड मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स, आई वुड से 90% एंड अबव, 100% तो नहीं मैं कहूँगा, बट 90% एंड अबव के साथ जो हमारा रिलेशन रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। मतलब क्लाइंट के साथ मतलब कई क्लाइंट ऐसे हैं जो 2010 से भी आज भी मुझे काम दे रहे हैं। वो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि परमात्मा का एक आशीर्वाद है, क्योंकि हमारा जो लोगो है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली जो है वो ऑनेस्टी है, उसमें 3 आर्क्स हैं।
पहली ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपना चाहे थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, सामने वाले का नहीं होना चाहिए। तो जितना हम बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं उतनी पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं। टीम बहुत अच्छी है क्योंकि बिजनेस तभी उठ सकता है जब आपके पास टीम हो। और ये मेरी एक ब्लेसिंग कह लो रही है कि टीम हमेशा ही मुझे बहुत अच्छी मिली है। मतलब उन्होंने जी जान लगाया पूरा हर बार। तो ये चीज़ है। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि कुछ कंपनीज को ये बड़ी दिक्कत आती है कि एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी जल्दी छोड़ जाते हैं। हमारे पास आज भी 2010 से भी एक पर्सन है, 2012 से भी हैं, तो मतलब हैं लोग टिके हुए हैं। वो एक बस करने वाला ऊपर वाला ही है जी, हम तो कोशिश कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ना बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई जो आपने बात करी कि 2010 से आप काम कर रहे हैं, आज 2024 है, लगभग 14 साल हो गए। 14 साल से आप कह रहे हो कि आपकी क्लाइंट रिटेंशन भी बहुत अच्छी है, आपके वो क्लाइंट आज भी आपके साथ रिटेन है और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज़ भी आपने रिटेन कर रखे हैं, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है, क्लाइंट को रिटेन करना भी और एम्प्लॉय को रिटेन करना भी। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आज के लोग ना इसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्लाइंट को रिटेन कैसे किया जाए और एम्प्लॉय को कैसे रिटेन किया जाए। देखिए सर, क्लाइंट रिटेंशन में ना दोनों ही तरह के चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। कई बार आपको भी क्लाइंट को छोड़ना पड़ता है जी, कई बार क्लाइंट आपको छोड़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जितना ग्रेसफुली किया जाए उतना बेटर है, क्योंकि कई क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो एक होता है ना कि जब एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपको प्राइस भी अपनी सर्विस के बढ़ाने पड़ते हैं। तो जो नहीं उस चीज़ को जस्टिफाई करते, तो हम बहुत ग्रेसफुली कि सर आगे कंटिन्यू करना, इस प्राइस पे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, आप या तो ये प्राइस बढ़ा दीजिए, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा देते हैं, 90% बढ़ा देते हैं वैसे। और अदरवाइज फिर हम ग्रेसफुली, मतलब वो आते हैं ऑफिस में तो हम लोग चाय कॉफी भी पीते हैं, बात करते हैं। ऐसा नहीं कि क्लाइंट गया तो रिलेशन खत्म। और एम्प्लॉइज के साथ जो मैंने देखा है, हमने कभी एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज माना ही नहीं, हमेशा फैमिली मेंबर्स ही माना है। जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है वो भी फैमिली के, एमएलसीएस फैमिली के नाम से ही बना हुआ है। और हमारी कोशिश ये रहती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छी सैलरी पे करता हूँ या वो है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं मैं शायद उतनी ही पे करता हूँ। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा सैलरी पे कर सकते हैं। मेरे को एक ही चीज़ आती है, रिस्पेक्ट देना। मैं किसी के काम में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करता, और किसी को भी बोलता हूँ तो सर मैम कह के बोलता हूँ, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे हमारे इंटर्न भी आते हैं, तो मेरे मुँह से वो ऐसा एक शब्द बैठ गया है कि सर या मैम ही निकलता है। कोशिश यही होती है कि उनको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाए, उनका जो सुख-दुःख है उसको समझा जाए, किसी के घर में कोई अर्जेंसी है, छुट्टी चाहिए, ये वो, तो उस चीज़ पे ज़्यादा हम ओवर रिएक्ट नहीं करते। हाँ, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, ऑन द स्पॉट कोई लीव ले रहा है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट टीम भी समझती है। जो कलीग्स हैं वो समझते हैं कि हाँ, हमारे को कैसे करना है, क्योंकि आज का जो बच्चा है ना सर, वो बहुत समझदार है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए, कि वो पहले से ही सीखे सिखाए आते हैं। आपको बस उनको एक डायरेक्शन देनी है, राइट, बाकी काम में वो परफेक्ट रहते हैं। जी। अब सर इसमें एक चीज़ और आती है जो आपने बात करी कि बच्चे आज की डेट में बहुत सीखे सिखाए जाते हैं। वो क्या लगता है कि आज में डेट में वो एक चैलेंज है, क्योंकि जो पहले से वो कहते हैं ना घड़ा भरा हुआ है तो अपने अंदर कुछ चीज़ लेने को तैयार नहीं होता। और अगर कई बार क्या होता है कि बच्चे को एग्जैक्टली आता नहीं होता है, लेकिन उसको वो अपने एक फोबिया होता है कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है। तो सर इस चैलेंज को कैसे पार्टिंग किया जाए? इसमें सर देखो, मैं जब भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ उसमें मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि ये हमारे कल्चर में कितना फिट होगा, जो भी पर्सन है। अगर उसको कम आता है या ज़्यादा आता है, वो एक सेकेंडरी है मेरे लिए। मेरे लिए ये है कि अगर टीम में आ रहा है तो क्या मेरी टीम को ग्रोथ देगा या मेरी टीम को नीचे की ओर खींचेगा। तो मेरा पहला जो पैरामीटर है वो यही रहता है। अगर देखो बच्चा मेरे कल्चर में फिट हो रहा है ना, तो दैट मीन्स वो अडॉप्ट कर लेगा। अगर उसको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तब भी वो नई चीज़ के लिए सीखने का रहेगा, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि रेगुलर हम क्या अपडेट्स आ रहे हैं और क्या नया कर सकते हैं, उस पे डिस्कशंस करते रहते हैं। और अगर कम आता है तो भी मुझे पता है कि मेरी जो करंट टीम है पूरा सपोर्ट करेगी, जितना मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा, तो हम उसको उसी लेवल पे ले आएँगे। तो ये एक हौसला, एक भरोसा तभी आता है जब आपकी टीम आपको सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, टीम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अच्छा, कई बार क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं सर, जो आपकी प्रॉब्लम समझते हैं कि
कई बार फॉर एग्जांपल कोई पर्सन छुट्टी पे चला गया, अर्जेंट काम है, आप क्लाइंट को बोलते हो सर वो 3 दिन अर्जेंट छुट्टी पे गया है, किसी और को दूंगा तो थोड़ा काम हिल सकता है, क्या आप 3 दिन रुक सकते हो? कोई दिक्कत नहीं जी, 3 दिन रुक जाएंगे, काम आप उन्हीं से करवा दीजिएगा। तो अंडरस्टैंडिंग एक प्रिवेल जब होती है तो बहुत अच्छे से स्मूथ वे में काम चलते रहते हैं। अच्छा सर, आपने जैसे शुरू में कहा कि आपने इसको कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस की तरह शुरू किया था, जिसमें आपने मल्टी डायमेंशंस आप काम कर रहे थे। जी जी। अब आप कह रहे हो आपने कुछ एक चीजें छोड़ दी हैं, कुछ आपसे छूट गई हैं। तो अगर हम आज की डेट में आपकी फर्म की यूएसपी की बात करें, तो आप किन चीजों के ऊपर आप फोकस होकर काम कर रहे हो कि लोग अगर आपको कांटेक्ट करें तो ये सर्विसेज में आप ये कह सकते हो ये मेरी यूएसपी है, इसमें हम एक बेटर सर्विसेज एक बेटर कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं? सर हमारी जो टैगलाइन है दैट इज पावरिंग प्रॉफिटेबिलिटी सिंस 2010, और मुझे लगता है यही हमारी यूएसपी है कि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड की सर्विसेज एक बहुत ही इकोनॉमिकल या आप कह लो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे देते हैं। प्लस हमारा जो है एक हैंड टू हैंड दोनों सर्विसेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं आपको टीम भी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग भी चाहिए, तो दोनों ही सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। राइट फ्रॉम द मैन पावर आप लीजिए, आपको बेहतरीन टीम मिलेगी, और डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, इंटरनेट पे जो प्रेजेंस चाहिए वो दोनों चीजें। तो ये मुझे लगता है कि एक स्टैंड आउट हमारा थोड़ा सा बेनिफिट है जो सामने वाले को लगता है इस चीज का। अच्छा, अभी आपने से डिजिटल मार्केटिंग की बात करी। आजकल सब कुछ जो है ना वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के और फेसबुक के ऊपर ही 90% बिजनेस होने लग गया है। जी। मतलब ये है कि उस तरह की एड्स बहुत ज्यादा आती हैं तो हमें लग रहा है कि सारे लोग वहीं पे पहुंच गए हैं, या सिर्फ ये एक मार्केट का एक हवा बना दी गई है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप खुद इस फील्ड में होते हो, आप कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं हो। अब रीजन ये है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस से डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे, या आपको लग रहा है कि जो काम है आपका काम बोलता है, शायद वो इतनी पंप एंड शो करने की जरूरत है नहीं है? सर देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो डेफिनेटली आपको प्रेजेंट तो अपनी रखनी पड़ेगी। हमारे केस में क्या है कि प्री कोरोना वी वर सुपर एक्टिव। कुछ एक टीम मेंबर्स हैं मेरे जो उस टाइम थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से हमने कई सारी वर्कशॉप्स की, कई सारे लाइव सेशंस किए। उसके बाद थोड़ा सा एक होता है ना कि जब आपके पास कुछ सोचने का समय मिलता है तो आप अपनी जिंदगी की, अपनी बिजनेस की डायरेक्शंस पे वर्कआउट करते हैं। क्योंकि कोरोना का फेज उतना बढ़िया नहीं गया, कई चैलेंजेस आए, बट चलो एक टाइम मिला तो चीज़ों को सोचा समझा, तो फिर थोड़ा सा मैं रीस्ट्रक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस हमने शुरू किया कि तो कई बार कहते हैं ना, कई बार पॉज देना भी जरूरत होता है कि आप जरूरी है। एंड कोरोना के बाद भी मतलब मेरा ये था कि जैसे कुछ एक एड कैंपेन्स मेरे 7 डेज चल रहे थे और कोई ब्रेक नहीं हो पा रही थी, कोई कुछ नहीं, तो एक मेंटल फटीग मेरे को लग रहा था कि क्रिएटिव मेरे को नहीं सोचने को उतना हो पा रहा है। फिर मुझे लगा नहीं यार, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अब कैंपेन्स को मंडे टू फ्राइडे रखा। सैटरडे संडे हम लोग, बहुत रेयर होता है वैसे, हम टीम को परेशान करते ही नहीं, कोई बहुत अर्जेंसी हो तो साल में कभी एक आध बार टीम को भी पूरा क्रिएटिव ब्रेक देते हैं ताकि वो रिफ्रेश हो सकें, चीज़ों को सोच सकें। प्लस सैटरडे संडे मेरी भी कोशिश ये होती है कि डिजिटल ब्रेक लूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप एंड मोबाइल पे ही रहता है। अब जो आपका क्वेश्चन है कि मैं उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, कुछ एक वीडियोस मैंने पहले डाले थे यूट्यूब पे और रिस्पांस भी टचवुड ठीक रहा, और लाइव सेशंस भी किए। अभी थोड़ा-सा मैं अपना एक टारगेट ऑडियंस को निश डाउन कर रहा हूँ, जिस वजह से एक क्लैरिटी के साथ मैं इस चीज़ को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, और मेरी आपसे बात भी हुई थी कि शायद तकरीबन एक 3-4 साल का गैप हो गया है कि मैंने कैमरा फेस ही नहीं किया है। तो आपके साथ ही वो एक बैरियर जो है वो टूटा है आज। तो हम सोचते हैं कि अब प्रेजेंस सबकी बढ़ जाएगी। तो अब ये है कि कितना मेरे को पुश मिलता है इससे, वो चीज़ है। राइट। अच्छा सर, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आ जाएं, जी। जैसे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी लोग इस लेवल तक ले गए कि इसको भी प्रॉपर्ली मार्केट करो तभी चलेगा। जैसे एसईओ एक है कि ठीक है आपको रैंकिंग तो ऊपर आनी चाहिए, उसके लिए कुछ एक आपको टैग्स और वो सब कुछ करना पड़े। अब इवन लोग फेसबुक पे भी एड्स आनी शुरू हो गई सर, इंस्टाग्राम पे भी आपको ऐड चलाना शुरू, मतलब कई बार तो ये लगता है कि अगर आप ऐड नहीं चलाओगे शायद आपका कंटेंट ही नहीं चलेगा। क्या ऐसा एक्चुअल में है, या अच्छा कंटेंट आज भी चलता है? देखो सर, सारी चीज आती है कि आपका जो कंटेंट है उस पे कितने कमेंट्स हैं, कितने शेयर्स होते हैं। अगर आपका कंटेंट वैल्यू नहीं दे रहा उस पे देखो लाइक्स जो हैं वो मैटर करते हैं, बट जितना
कमेंट्स एंड शेयर मैटर करते हैं उतना नहीं करते। तो आपका कंटेंट अगर अच्छा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, तो आपको एक रीच मिलेगी। बाकी जो एडवर्टीजमेंट है वो आप ये कह लीजिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि नॉर्मली उतना रीच जनरली नहीं मिलती फेसबुक पे कंपैरेटिवली। तो आपको एड्स चलानी पड़ती है, और एड्स चलाने में भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे लोग पैसा वेस्ट कर देते हैं या बर्न आउट कर देते हैं। एड्स की जो सही स्ट्रेटजी है कि आप एड क्यों चला रहे हो, जब तक वो गोल आपके क्लियर नहीं है माइंड में, तब तक ऐड ना चलाइए, क्योंकि पैसा आपका वेस्ट जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, जो लोग काफी पैसा फेसबुक का जस्ट रैंडमली बूस्ट कर दिया और पैसा कट गया। फेसबुक एक बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत बिजनेस वहां से मिल सकता है, बट वो टूल को यूज करना आना चाहिए, बस वो चीज है। तो आपको लगता है कि आउटसोर्स करना, आप आउटसोर्स कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ी सी नॉलेज ले लो बेसिक सी, कि ऐड कैसे चलेगी, लीड जनरेशन ऐड या जिस तरह की भी आपने ऐड चलानी है, उस नॉलेज के बेस पे चलाइए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसको वेस्ट भी ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा सर, दूसरी तरफ ना एक मेरे दिमाग में ना हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात रहती है कि गूगल एक तरफ तो आपको कहता है कि आप गूगल एड्स लगाइए क्योंकि उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपके बिजनेस को पुश मिलेगा, लेकिन उस एड्स के थ्रू आपको जो व्यूअरशिप मिलती है वो कहीं ना कहीं उसको वो काउंटेज में भी नहीं लेता। तो आपको ये नहीं लगता कि गूगल दोनों तरफ से पैसे कमा रहा है? सर, गूगल आपके सब्सक्राइबर्स को तो काउंट करता है ना। तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप मेरा ख्याल यूट्यूब की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो तो आपको एडेड एडवांटेज है ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप, लेकिन वो वॉच टाइम को और व्यूअरशिप को नहीं करेगा, बट जो सब्सक्राइबर बेस आपका बढ़ गया, वो कल को आपकी नई वीडियो देखेगा, तो वो वॉच टाइम आपको बाद में एक कंपाउंड इफेक्ट देगा। ठीक है, तो वो चीज है। अच्छा सर, इसमें अब एक चीज और है, एसईओ में लोग बहुत शोर मचाते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट है वो जब तक एसईओ नहीं है तब नहीं है, यूट्यूब अगर आपका एसईओ नहीं है तो सर वेबसाइट तो समझ आता है, पूरी एक वेबसाइट को आप एसईओ करोगे। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, क्योंकि हम भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, कि आपको पर्टिकुलर वीडियो को एसईओ करना पड़ता है या पूरे चैनल को एसईओ करना पड़ता है, या पूरा चैनल कैसे एसईओ हो सकता है, या पर्टिकुलर वीडियो तो चलो समझ आता है एसईओ हो जाती है? सर इसको थोड़ी सी लाइट दो। सर देखो, इसमें ना 2-3 पैरामीटर्स पे काम रहता है। एक तो चैनल ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत जरूरी है कि आप उस चैनल्स को अच्छे से करो, वहाँ पे सीटीएस लगाओ कि पर्सन आपको, जैसे सोशल मीडिया के लिंक्स भी लगाइए, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो वीडियो आप बना रहे हो उसकी थंबनेल किस तरह की है, क्योंकि थंबनेल के बेसिस पे ही आपकी जो वीडियो है उस पे क्लिक आएगा, सीटीआर अच्छा आएगा। प्लस जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो किस तरह है, क्या उसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हो रही बहुत ज्यादा, क्योंकि वो चीजें आपकी वीडियो को दिक्कत करेंगी। और यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुद कंटेंट पुश करता है। अगर आपकी 2 वीडियोस किसी ने देख ली तो वो उसको तीसरी चौथी भी रिकमेंड करना शुरू कर देगा साइट पे, जो चीज कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। तो ये चीज है। तो अगर आप वीडियो को मतलब चैनल ऑप्टिमाइज करते हो प्लस वीडियो का अलग से एसईओ करते हो, तो वो बेनिफिट रहता है। मतलब दोनों चीजों का, चैनल ऑप्टिमाइजेशन का तो चलो आप ये समझ लो एक बार कर लिया, फिर आपको उसको रेगुलर चेक रखना है। बट हाँ, जो वीडियो आप कर रहे हो उसका ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिंक को अगर आप थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हो, उसका जो वीडियो का लिंक है उसका इंडिविजुअली एसईओ करते हो, तो उसका और बेनिफिट मिल जाता है। प्लस कितना आप उसको शेयर करते हो, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वीडियो बना दी, वीडियो से ज्यादा टाइम एडिटिंग में भी लगा दिया, वीडियो पब्लिश भी कर दी, बट उसको मार्केट नहीं करते। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है यूट्यूब के केस में भी। आप अपने फ्रेंड सर्कल जो इंटरेस्टेड है उस चीज में, अगर मैं रैंडम किसी को भेज रहा हूँ, वो देख नहीं रहा या देखते ही बंद कर दे रहा है, तो वो मेरा वॉच टाइम खराब करेंगे। तो मेरे को चाहिए कि एक कम्युनिटी बिल्ड करूं, वहां पे मैं वीडियो जो जो उस वीडियो से रिलेटेबल है ऑडियंस, उनको मैं फिर अपनी वीडियो जो है वो भेजूं। राइट। अब सर एक ना और चीज आ गई है, देखो हम खुद ही एक चीज बनाते हैं और फिर उससे खुद ही डरना शुरू कर देते हैं। जैसे एआई की बात आज की डेट में की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया तो इंसान नहीं है, हमने क्रिएट करा है, लेकिन अब हम खुद ही उससे डरना शुरू हो गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ करेगा, हमें कहीं ना कहीं खा जाएगा। सर आपका टेक क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर? देखिए सर, एआई एक टूल है, पहली चीज तो वो टूल इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसकी स्मार्टनेस, उसकी सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं। तो जब तक तो हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, तब तक तो चीजें कंट्रोल में है। जहां एआई ने टेक ओवर कर लिया तो डेफिनेटली वो चीज का लॉस हो रहा है। कई इंसिडेंट्स आप देख रहे हो, स्कैम भी कर रहे हैं लोग एआई से, काफी चीजें हो रही हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करता है कि किसी भी टूल को हम
किस तरह यूज करते हैं। बट सर एक चीज और भी तो है ना, हम ये कहते हैं हम एआई से डर रहे हैं कि जॉब्स चली जाएंगी, जैसे क्रिएटिव्स वाले कहते हैं कि वहां से क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आ जाती है, आपको अगर कोई कंटेंट लिखना है वो कंटेंट वहां से लिखा लिखा मिल जाता है। लेकिन सर अल्टीमेटली वो कंटेंट तो उतने डाटाबेस के बेसिस पे लिखा जा रहा है ना, डाटा उसको प्रोवाइड किया गया, और डाटा तो इंसान ने प्रोवाइड किया है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो हमने क्रिएट किया है, उसने हमें क्रिएट नहीं करा है। बिल्कुल, आपका पॉइंट सर वैलिड है। बहुत सारे जो लोग हैं जो बिल्कुल ही एआई पे डिपेंडेंट हैं, उन्होंने अपना रिसर्च और क्रिएटिविटी को काफ़ी हद तक हैम्पर कर लिया है। जैसे पहले आपको ध्यान हो, आपने कोई आर्टिकल लिखना होता था, तो आप गूगल पे कुछ उससे रिलेटेबल आर्टिकल्स देखते थे, उनको आप फिर पढ़ते थे। कोई 8-10 आर्टिकल्स आप पढ़ते होंगे, तब जाके आपका एक परसेप्शन माइंड में बनता है, फिर आप एक फ्लो बनाते हो, फिर लिखते हो। उस चीज़ में टाइम ज़्यादा जाता है, बट क्वालिटी भी कहीं न कहीं आएगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अभी क्या हो रहा है कि एआई से आपने एक आर्टिकल उठाया और मोटा-मोटा नॉर्मली लोग उसको रीराइट करके दे देते हैं। वो क्या है कि लिखने वाले को भी प्रॉपर नहीं समझ आया, एआई ने तो रिसर्च कर ली, एआई का दिमाग स्ट्रांग हो गया, और अब तो एआई जो है वो अपडेटेड है, लेटेस्ट जो चीजें चल रही हैं, लेटेस्ट न्यूज वगैरह सारा उसको पता है। तो एआई का तो डाटाबेस स्ट्रांग हो रहा है, प्लस बट लेकिन जो आपके केस में हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं बस उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, तो वहां आपकी क्रिएटिविटी में नुकसान आ जाता है। और दूसरा सर ये भी तो है ना कि अगर एक ही टॉपिक को दो लोग सर्च कर रहे हैं, उसने दोनों को तो एक सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ गई? वो ना सर यही है कि एआई देखो एक ब्लेसिंग है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो एक चीज है कि मैं क्या प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ एआई को, आप क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उससे हम जो रिजल्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। तो अगर उस टूल को हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट बहुत फर्क आएगा, ये चीज है। अच्छा दूसरा एक सर मेरे को ना हमेशा एक जो आईटी इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, किसी से भी बात करो, हर किसी का ना एक परसेप्शन होता है कि मेरे को ना ग्लोबल मार्केट में काम करना है, मेरे को इंडियन मार्केट में काम नहीं करना है, जबकि फॉरेन का सारा काम इंडिया में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कारण है कि लोग इंडियन मार्केट में काम नहीं करना चाह रहे, जबकि इंडियन मार्केट में कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए या कुछ लॉसेज हो जाए तो आप उसको रिकवर करने के लिए पूरा एक लीगल सिस्टम आपके पास है। एक जो आप ग्लोबल काम कर रहे हो वहां पे आपका कोई चेक पॉइंट नहीं है, आपको कोई नहीं पता, क्लाइंट को आपने बात करी, काम हुआ, आपने आ गया, उसमें केवल लॉसेज होते हैं। तो सर इन सब का बैलेंस कैसे बैठेगा? सर अब जैसे मैं बात करूँ ना, कुछ टाइम पहले तक शायद ये स्टेटमेंट बहुत करेक्ट थी, ऑनेस्टली बताऊं, कि इंडियन क्लाइंट्स का लोगों की एक परसेप्शन थी कि कम पे करते हैं, बट अब क्योंकि चीजें ग्लोबल हो चुकी हैं, तो इंडियन क्लाइंट भी आपको एक अच्छी अमाउंट पे कर सकता है, प्रोवाइडेड आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी है। अगर आप एक सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतने 1000 की पर मंथ एक रिटेनर लूंगा या एक्स अमाउंट का रिटेनर लूंगा, और जिस पर्सन को आप पिच कर रहे हो उसकी खुद की ऑलमोस्ट इतनी इनकम है, तो वो आपको तो देने नहीं लगा। आपको कम से कम भी पर्सन चाहिए जो एक एक्स अमाउंट ज्यादा हो आपसे। अब वो 10x हो सकता है, 20x हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सर्विस का क्या चार्ज कर रहे हो। तो इंडिया में भी अच्छे क्लाइंटेज हैं और हमें मिले हुए हैं, मैं उस चीज को बहुत प्राउडली कहता हूँ कि बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो अच्छा पे कर रहे हैं, विलिंगनेस है, उनका विजन है कि हमारे को ये ऐसे अचीव करना है, आने वाले 2 साल में हम ऐसे करेंगे, 2-5 साल का विजन है लोगों के पास। अब बात आती है जो ग्लोबल का आप कह रहे हो, ग्लोबल का एक अपना एडवांटेज हो जाता है कि आपको डेफिनेटली जब आप डॉलर्स में अर्न करते हो तो वो प्राइस हाइक मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप इंडिया में जो सर्विस का ले रहे हो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा ही मिलता है। और दूसरा, कई बार इंटरफेरेंस एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ग्लोबल क्लाइंटेज कम करते हैं कंपैरेटिवली, देखा गया है ऐसा। इंडिया में भी अब वो फ्रीडम देना लोग शुरू हो गए कि हाँ काम दे दिया, उसके बाद आप करके दो, अप्रूव हो गया, आप उसको आगे गो अहेड कर देते हैं। तो लेकिन पहले क्या होता था कि इंडियन क्लाइंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था कई बार, कुछ एक क्लाइंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हमें आदत है ना सर उंगलबाजी करने की। हाँ, क्योंकि मेरे पास इंडियन क्लाइंट्स बहुत हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हर एक के साथ। तो वो है, ग्लोबल वालों को क्या है कि काम दिया उसके बाद गायब, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ता है कई बार कि सर वीकेंड आ रहा है, आप अवेलेबल नहीं होंगे, बताओ तो सही करना क्या है इस चीज में। तो फिर ओ या आई वाज नॉट एबल टू चेक द मोबाइल, आप ऐसे ऐसे कर दो, बस खत्म। तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, लोकल क्लाइंटेज भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, लोगों को पता है कि नीड क्या है।
डिजिटल मार्केटिंग की और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो चीज़ें अब आपको समझानी नहीं पड़ती। यही अगर मैं 2010 की बात करूँ तो लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि भाई आप वेबसाइट बनाओ, तो लोगों को पहले तो वेबसाइट समझाना पड़ती थी, कईयों को नहीं पता होता था, फिर उसका बेनिफिट क्या है वो समझाना पड़ता था। अब सबको ऑलमोस्ट पता है ये चीज़ें। वो चीज़ें जी। अरे सर, जो आपने इंडियन और इंटरनेशनल की बात करी सर, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक पेमेंट की सिक्योरिटी जो है, अब आप एक क्लाइंट से काम कर रहे हो, आपकी ये कोशिश रहती है कि कुछ एडवांस आ जाए। जो क्लाइंट आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा, उसको ये पता नहीं है डिलीवरी देगा नहीं देगा, वो पेमेंट देने से डरता है। तो सर ये वाला बैरियर कैसे तोड़ा जाता है कि आपको भी एडवांस चाहिए और सामने वाले को भी श्योरिटी चाहिए, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? मेरे बहुत शुरुआती फेज़ में ही इसमें हाथ जल गए थे। 2010 में ही हमें एक क्लाइंट मिले थे बाहर के, और उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स हमारे से लिखवाए थे। तो हम लोगों ने लिख दिए और उनकी एक ही शर्त थी कि पेमेंट वन गो में ही करेंगे। आर्टिकल डिलीवर होने के बाद शी नेवर रिस्पॉन्डेड। फिर उनकी पीए का नंबर ढूँढा कहीं से, उनको भी बोला गया, बट कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें एक चीज़ समझ आई कि फ्री में तो नहीं करना। फिर हमने छोटे-छोटे माइलस्टोन्स बनाना शुरू किए कि जैसे एक टेस्ट वर्क करके दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल की बात करूँ, कंटेंट राइटिंग की, तो एक 500 वर्ड्स का लिख के दे दिया। अगर क्लाइंट को पसंद आया तो फिर हमने माइलस्टोन बना दिए कि जैसे 100 आर्टिकल्स का प्रोजेक्ट है, तो ठीक है जी, आप 10 की पहले पेमेंट कर दो, फिर जब वो सबमिट किए फिर अगली इस तरह। तो क्योंकि तब नए थे। अब क्या है कि आपके पास क्लाइंटेज है दिखाने को, अब काम है दिखाने को, तो अब क्लाइंट कुछ एक क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं टचवुड जो 100% भी ग्लोबली पे कर देते हैं। बाकी लोकल में तो ऑलमोस्ट सारे ही क्लाइंट्स 100% पे करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये एडवांटेज है कि आपको पेमेंट एडवांस में मिलती है, क्योंकि उसी हिसाब से आप आगे फिर उस चीज़ को प्रोसीड करते हो। तो ये चीज़ है। हाँ, जो फॉरेन में मतलब ग्लोबल क्लाइंटेज के साथ रिस्क नहीं लेने चाहते, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी बिडिंग पोर्टल्स हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, वहाँ पे आप शुरू कर सकते हो। वो एक परसेंटेज चार्ज करते हैं, पेमेंट उनके एस्क्रो में रहती है, जब काम डिलीवर किया तो पेमेंट रिलीज़ होगी। कोई अगर डिस्प्यूट आता भी है, तो वो लोग उसको रिज़ॉल्व करते हैं। अच्छा सर, एक हमारे आज की जो जनरेशन है वो हर कोई ना सेल्फ रहना चाहता है, किसी के साथ वो 9 टू 5 जॉब वाले काम में नहीं जाना चाहता। तो फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। हर कोई ये सोचता है कि मैं ऑफिस नहीं बनाऊँगा, मेरे को काम आ जाए, मैं घर से अपना काम करूँगा, डिलीवर करूँगा, मैं पैसे ले लूँगा। और या ये है कि मैं क्यों किसी के पास जाऊँ, मेरे पास जो आ रहा है मैं अपने घर से खुश हूँ। अब आप जैसे लोग जिन्होंने कंपनी बिल्ड कर रखी है, जिन्होंने खर्चे भी पाल रखे हैं, आपको क्लाइंट को भी आगे काम देना है, तो सर ये फ्रीलांसिंग वाला जो काम है, ये आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री को कितना हेल्प कर रहा है और कितना नुकसान कर रहा है? देखिए सर, एक चीज़ है कि क्लाइंटेज ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि यार कंपटीशन ज़्यादा है, क्लाइंट्स कम है, वैसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। मैं कहता हूँ आप सारे फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज भी अगर जोड़ लेना, तब भी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जितने बिज़नेसेस को ये सर्विस चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। अब डिपेंड ये करता है कि किसको किस तरह की सर्विस चाहिए। देखो, कोई स्टार्टअप है जिसके लिमिटेड अगर फंड्स हैं, तो वो डेफिनेटली एक फ्रीलांसर के पास जाएगा, उनकी जान भी खाएँगे, उनके साथ भी बैठेंगे, सब कुछ है। वहीं अगर हम बात करें कि एक एस्टेब्लिश बिज़नेस है या एक स्टार्टअप ऐसा है जिसकी पास फंड्स हैं, तो वो चाहेगा कि मेरे को प्रोफ़ेशनल काम चाहिए, कि काम मैंने दे दिया और मैं अपने काम पे फ़ोकस करूँ। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। बाकी फ्रीलांसिंग भी बढ़िया है, अगर डिसिप्लिन वे से किया जाए। क्योंकि जैसे मेरे को याद है 2010 में जब हमने स्टार्ट किया था, तब ये बहुत होता था, किसी क्लाइंट से मिलने जाओ, यार वो वेबसाइट के पैसे लेके गए, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहे, या वेबसाइट बना दी, अब रिन्यूअल करना है, तो वो 2 दोस्त के लड़ के बैठ के वो वेबसाइट रिन्यू ही नहीं हो रही। तो डिसिप्लिन वे से जब आप काम करते हैं, तो काम आपके पास आता है। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप एक कहीं न कहीं वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में करते हो। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास कोवर्किंग स्पेसेस हैं, जहाँ पे एक बहुत ही लाइवली सा माहौल है, आपको इंटरेक्शन के लिए बहुत ग्रेट ब्रेन मिलते हैं, वहाँ पे दिमाग मिलते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, तो बेनिफिट्स हैं। बाकी काम बहुत है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से आप कैटर उनको कर सकते हो। कुछ लोग ट्रेडिशनल बहुत अच्छे बिज़नेसेस चला रहे हैं जो कहीं पे कोई आईडी नहीं देते, उनका ब्रांड ही अपने आप में चलता है। देखिए सर, इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक एडवांटेज है, और आपका जब बिज़नेस आप करते हो तो आपका कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है,
आपको उससे एक स्टेप आगे रहना है। Right. अगर आपका कंपटीशन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो तो आप वहीं गेम हार गए। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिनका पुराना बिजनेस है और जिनका एक वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, रेफरेंसेस आ रहे हैं, उनको कई बार इतनी ज़रूरत नहीं लगती। बट हाँ, अगर वो भी एक एक्सपेंशन मोड चाहते हैं कि हाँ हमें पैन इंडिया करना है या ग्लोबल करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग उनको भी चाहिए। प्लस धीरे धीरे जो ऑडियंस है, देखो हमें वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ हमारा ऑडियंस है। अगर हमारा ऑडियंस सोशल मीडिया पे दिन के 2-3 घंटे है और हम वहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक बिजनेस तो मिस कर रहे हो। जी। ठीक है, अब वो आपका रिस्क एपिटाइट है कि कितना आप बिजनेस मिस करना चाहते हो। तो वो है, देखो ज़रूरत हर एक को है। अगर किसी की एक छोटी सी भी शॉप है, मैं कहता हूँ वो सिर्फ पराठे बनाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर वो गूगल बिजनेस लिस्टिंग भी कर लेता है ना, उसकी काफी अच्छी सेल होगी। या ये जोमेटो है, स्विगी है, ये भी काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ही दे रहे हैं, क्योंकि आपको डिजिटली ऑर्डर ला के दे रहे हैं। तो वहां पे वो रजिस्टर होते हैं। आप देखिए कितना क्लाउड किचन का बिजनेस आजकल चल रहा है। तो नीड तो है, कितना जल्दी आप समझते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आपको बुफे करना है डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ, सोशल मीडिया, पेड एड्स, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे जैसे आपको रिटर्न आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना यही है, रिटर्न लेते रहो और आगे बढ़ते रहो, ये चीज है। अच्छा, दूसरा सर, आप आईटी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में ना आजकल फंडिंग लेने का या स्टार्टअप्स फंडिंग लेने का या बहुत तरह के एंजल फंड्स हैं जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और आजकल हर कोई सोचता है कि मैं कहीं से फंडिंग ले लूं, बिजनेस का एक वॉल्यूम बन जाएगा, एक लेवल तक जब पहुंच गया, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाए, उसके बाद मैं किसी बड़े ग्रुप को उसको बेच के या उसमें कुछ और बड़ा कर दूं। तो सर, कभी आपने नहीं सोचा कि मैं इस तरह से कोई फंडिंग वगैरह मार्केट से रेज की जाए या कोई स्टार्टअप एंजल नेटवर्क्स को पकड़ा जाए जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें? सर देखो, ये फिर एक ब्लेसिंग है मेरे लिए कि जैसे आप बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, वैसे ही फंडिंग वाले भी कई सारे मित्र हैं अलग अलग शहरों में। लेकिन मुझे ये लगता है जो सर्विस मैं कर रहा हूँ इसमें फंडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ यूनिक आइडिया कभी मुझे क्लिक होता है जिसमें वाकई फंडिंग की जरूरत है, तो शायद मैं बात कर सकता हूँ, वो भी मेरिट पे, क्योंकि वो भी जो पर्सन है, जो दोस्त मेरे हैं, वो भी बिल्कुल जेन्युइन है। अगर मेरिट होगा तभी वो हेल्प करेंगे, क्योंकि देखो पैसा जब आता है, वो तो जो फंडिंग कर रहा है उसको तो आपको रिटर्न दिखेगी तभी पैसा लगेगा। लेकिन वो है कि हाँ, जहाँ जरूरत है वहां पे आप कर सकते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं, तो कुछ यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक कोई आइडिया जब आप लाते हैं जिसमें आपको वाकई ही कुछ खर्चा ज्यादा करना है, तब है, मुझे ऐसा लगता है। अरे सर, एक हम अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी आपसे बात करेंगे क्योंकि हम इंश्योरेंस में ज्यादा काम करते हैं। सर, आपकी आईटी में क्योंकि सब कुछ जो है वो आपके लिए डाटा है, और अगर आपका डाटा गया या आपका एक एम्प्लॉई अगर आपका वो क्लाइंट का डाटा लेके चला गया तो उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि आपकी इंडस्ट्री में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इंश्योरेंस के टूल्स हैं, या आप उनके गो थ्रू हुए हैं, या आपको लगता है कि करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? क्योंकि अभी जो नया डाटा रेजोल्यूशन आया है जो गवर्नमेंट बना रही है, आईटी लॉ बना रही है, उसमें शायद आने वाले भी 5 या 10 करोड़ के ऊपर कुछ इस तरह का अगर आप डाटा मैनेज करते हैं तो आपको उसकी इंश्योरेंसेज वगैरह करनी पड़ेगी। तो हैव यू गॉन थ्रू दिस थिंग? देखिए सर, कुछ एक करेक्टिव स्टेप्स होते हैं जो हर कंपनी लेती है कि जिससे उसके डाटा का लॉस ना हो और कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन वे में चीजें चले। बट बिल्कुल जो चीज आप कह रहे हो, और उसमें मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छी रोशनी दे पाओगे, एंड दैट इज साइबर इंश्योरेंस करके एक चीज है, तो वो मैं चाहूंगा कि आप सबको बताइए। सर, उसमें कुछ नहीं है, साइबर इंश्योरेंस है जिसमें यह है कि अगर आपका डाटा कोई लॉस कर देता है या किसी कारण से आपके बिजनेस में इंटरप्शन आती है, सामने वाली पार्टी आपको स्यू कर देती है, तो उसको इंश्योरेंस सिक्योर करता है। एक इसमें दूसरी इंश्योरेंस होती है E&O की, जिसको एरर्स एंड ओमिशंस बोलते हैं, जो आपने जानबूझ के नहीं किया लेकिन कोई गलती होगी जिस कारण से आपका प्रोजेक्ट का कुछ लॉस हो गया, तो उसको कवर अप करने के लिए आजकल साइबर इंश्योरेंस है, वो चल रही है। अगर किसी को इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या करना चाहे तो आप भी अवेलेबल, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाद में जरूर डिस्कस करेंगे। सर, चलते चलते आप क्योंकि इस इंडस्ट्री में पिछले 14 साल से हैं, आपने इस इंडस्ट्री को पैदा होते और ग्रो होते देखा है, और अब तो ये अपनी एक, वो कहते हैं ना, यौवन की स्थिति में है कि हर कोई इस इंडस्ट्री के पीछे भाग रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, लोग स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए ही कोर्सेज शुरू हो गए हैं, और आप तो तब आए थे जब इस इंडस्ट्री में लोगों को पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री चलनी कैसे है। तो सर, एक गोल्डन टिप जो आप देना चाहें आज की लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से होगा?
मेरा सर यही है कि देखो काम बहुत है, आपको ऑनेस्टी, पेशेंस और पंक्चुअलिटी, ये 3-4 चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंट होके काम कर रहे हो एक ऑनेस्टी से कि मेरे को सामने वाले का नुकसान नहीं कराना, वो बहुत मैटर करता है। मतलब हम जब भी कुछ पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो उसमें जब हम एक सुख शांति या कुछ भी मांगते हैं तो वो हर एक के लिए मांगते हैं, मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सर्वे, हाँ बिल्कुल, सर्व शांति है ना? तो वो है, तो वो है कि जब आपका अंदर से आपको पता है कि मुझे सामने वाले का नुकसान नहीं करना, तो ऊपर वाला आपका नुकसान कभी नहीं होने देता। एक आधे प्रोजेक्ट में अगर हो भी गया तो आप कवर अप कर जाओगे। तो बस वो है कि राइट इंटेंशन के साथ, और जो काम आप कर रहे हो वो क्लाइंट को ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कीजिए। नॉर्मली होता क्या है कि कई बार लोग काम करते हैं बट रेगुलर अपडेट नहीं देते क्लाइंट को। अब क्लाइंट को तो मालूम नहीं कि आप किस स्टेज पे हो प्रोजेक्ट की, तो वो रेगुलर अपडेट्स दीजिए। तो उससे क्या है, एक बॉन्डिंग बनती है, एक ट्रस्ट बनता है और आपका रिटेंशन भी उतना ही स्ट्रांग रहता है। ये चीज है। तो दोस्तों, जो अभिनव जी ने कहा ये बिल्कुल सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ और अपने क्लाइंट को, उसने जो आपको काम असाइन किया है, अगर उसकी अपडेट टाइम पे देते रहोगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी बिजनेस में लॉसेस होने के चांसेस हैं। बाकी 100% तो कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इन्हीं सब टिप्स के साथ और हम आज की अपनी डिस्कशन से लेंगे विदा, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार किसी और पर्सनैलिटी को ढूंढ के लाएंगे, तब तक अभिनव जी से लेंगे विदा। मिलेंगे अगली बार किसी और पर्सनैलिटी के साथ। जुड़े रहे हमारे चैनल मंथन के साथ। अभिनव जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, थैंक यू आपको भी और ऑडियंस को भी थैंक्स।